हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज यानी कि 24 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर हम एनालाइज करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दीज 4 प्लेटफॉर्म्स। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी, जो क्विज में पोस्ट करती हूँ वो मिलेगी, जो अपडेट्स में देती हूँ वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। इसके साथ हमारा एक और चैनल है मयूरी भागवानी यूपीएससी के नाम से। ये एक डिस्कशन चैनल है जिस पे आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। अपने जो पीयर एस्पिरेंट्स है, पीयर ग्रुप है आपका, आप ही के जैसे दूसरे एस्पिरेंट्स, उनसे आपको कोई डाउट आप उनसे पूछ सकते हो, अपने आंसर्स उनसे रिव्यू करवा सकते हो। तो यहाँ पे सभी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है एंड इनफैक्ट आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड जब मैं ये देखती हूँ कि आप लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हो इस ग्रुप पे। ठीक है, आगे बात करते हैं मेल की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की। आप लोग मुझसे इनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन तीनों मीडियम्स के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, फीडबैक देना हो वो दे सकते हो, कोई क्वेरी हो वो दे सकते हो, किसी भी तरह की मदद चाहिए हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। नाउ अभी देखो, प्रीलिम्स का ही रिजल्ट आया है परसों, ठीक है, और मैं जानती हूँ कुछ लोगों का प्रीलिम्स हुआ होगा और कुछ लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ी वाली शुभकामनाएं, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब कमर कस लेनी है, अब मेंस में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, मेंस में बिल्कुल भी स्कोप नहीं छोड़ना है कि थोड़ी सी भी चूक हो। इसके लिए जो करना पड़े करो। अगर इसके लिए आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, मुझसे जितना बन पड़ेगा आई विल हेल्प यू आउट। जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि देखो, आप लोगों ने मेहनत की है, ठीक है, बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ। आप लोगों ने अगर मेहनत करी है तो इसका फल आपको मिलेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको निराश नहीं होना है। समझ सकती हूँ डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन डिसहार्टेंड आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। समझो कि ये आपका गोल है, ये आपका सपना है और आप इस पर इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और तेज़ी से और मेहनत के साथ जुट जाना है, ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी है, माना कि दिन ढलना तय है, माना कि दिन ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है, पर मन में ये विश्वास जगाए तुम रहना टिके मशालें लेकर, दिन का फिर से आना तय है, रातों का मिट जाना तय है। तो यहाँ पे याद रखना, दिन का फिर से आना तय है, रातों का मिट जाना तय है। तो समझो ये चीज़ कि ये ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ का सूरज ढल गया है, समझो दिस इज जस्ट ए डॉन, अब सूरज उगने वाला है। ओके, तो इस चीज़ को समझ के फिर से तैयारी में जुट जाओ, ठीक है, और अपना मन छोटा मत करो। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की। GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं GS2 में हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे पाकिस्तान एंड IMF। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति है बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ पे IMF इसकी क्या मदद करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में देखेंगे। इंडियन एम्बेसी इन काबुल। तो काबुल यानी कि अफगानिस्तान के कैपिटल में इंडिया ने अपनी एम्बेसी फिर से खोल दी है। अफगानिस्तान में आप सभी को पता है कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद इंडियन एम्बेसी यहाँ पे बंद हो गई थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे अपनी एम्बेसी फिर से खोल ली। इसका क्या मतलब है इसको समझेंगे। इसके अलावा यूक्रेन एंड वुमेन्स राइट के बारे में समझेंगे। यूक्रेन में अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन यूक्रेन ने एक कन्वेंशन पास किया जिसका नाम है इस्तांबुल कन्वेंशन। इस कन्वेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे मनरेगा के बारे में और GS3 में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट दैट दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू ऑल टू एनरोल इन द एथिक्स कोर्स। हमारा एथिक्स कोर्स चल रहा है और अभी इसका ऑफर प्राइस एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अगर आप इसको अभी खरीदते हो तो ₹2999 का ये आपको पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सी द टीचिंग स्टाइल देन यू कैन ऑल्सो गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और इस पे यूट्यूब चैनल पे आपको 2 वीडियोज़ हमारे एथिक्स के कोर्स के मिल जाएंगे। एक ओरिएंटेशन सेशन है और एक लेक्चर 1 है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू जॉइन दिस एथिक्स कोर्स और नॉट। ओके, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। 20 जून से ये कोर्स शुरू हो चुका है। जो लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं उसको आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। ओके, आगे बात करते हैं। पहला हमारा आज का आर्टिकल है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स के लिए एक नया नेटवर्क हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने ओपन किया है, लॉन्च किया है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद इस आर्टिकल पे आएंगे। ओपन नेटवर्क,
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे यूपीआई होता है ना, यूपीआई में आप क्या करते हो, पहले क्या होता था कि पेटीएम है तो पेटीएम के लिए अलग आईडी बनाओ, गूगल पे के लिए अलग आईडी बनाओ। ठीक है, इस तरह से हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग आईडी बनानी पड़ती थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यूपीआई आया और यूपीआई ने इंटर ऑपरेबिलिटी को बहुत ही आसान कर दिया। अब आपको हर अकाउंट में, हर वॉलेट में जाके अपनी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वॉलेट को यूज़ करते हो, आप जो सेलर है या जिसको भी आपको पे करना है वो किसी भी वॉलेट को यूज़ करता हो, आप यूपीआई के थ्रू आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसी यूपीआई के सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट जो है एक और मॉडल लेके आई है इसी के ऊपर बेस्ड, जिसमें यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो ना, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, इसमें आप क्या करते हो कि मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोवाइडर ऐप है, ठीक है, अमेजन फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोवाइडर ऐप है, आप अमेजन पे जाओगे आपको चीज़ मिलेगी, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे आपको चीज़ मिलेगी, आप यहाँ पे मीशो पे जाओगे, मिंत्रा पे जाओगे, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं चीज़ें खरीदने या बेचने के लिए। लेकिन ये जो नया मॉडल आया है ओपन नेटवर्क मॉडल, इसमें क्या होगा कि बहुत सारी बायर एप्लीकेशंस एक साथ आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि आपको कोई किसी भी मीडियम से, किसी भी अमेजन से खरीदना हो, फ्लिपकार्ट से खरीदना हो, मिंत्रा से, मीशो से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको कोई चीज़ खरीदनी है, उसके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक एंड पे कंज्यूमर है, ठीक है, एक एंड पे सेलर है। सेलर अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सारे मीडियम्स पे डालता है, अमेजन पे डालता है, फ्लिपकार्ट पे डालता है, मीशो पे जाता है, मिंत्रा पे डालता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन खरीदनी होती है तो आप उसका रेट सभी पे पता लगाते हो, अमेजन पे कितना रेट है, फ्लिपकार्ट पे कितना रेट है, मीशो पे कितना रेट है, और इन सभी का जो रेट है वो वेरी भी करता है। ठीक है, तो आप जाके उस साइट से खरीदते हो जहाँ पे रेट सबसे कम होता है। ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा, ठीक है, कि किस साइट पे कितना प्राइस, और आप एक ही प्लेटफॉर्म से सभी साइट से परचेजिंग अपनी कर सकोगे। और ये जो सेलर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी साइट्स पे अपना जो सामान है उसको बेच सकेंगे। इसी का मतलब है ONDC, यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या होगा, नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है। बायर्स और सेलर्स जो है किसी भी मीडियम पे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन दे यूज थ्रू ओपन नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे यूपीआई जैसा ही ये ओपन नेटवर्क काम करेगा। ओके, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है आपको। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है। इसके बारे में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अभी तक इसको पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लेकर आई थी गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में ये 4 सिटीज़ में आया था, अभी 5 सिटीज़ में ये चल रहा है। ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसको पायलट बेसिस पे, टेस्टिंग बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लेकर आई थी यहाँ पे। ठीक है, और इसमें बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी हमारा साथ दे रही हैं, जैसे कि अमेजन और वॉलमार्ट। अब मैंने आपको समझाया ONDC है क्या, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे ना एग्रीगेटर एप्लीकेशन ना ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है ONDC। ठीक है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आपको सारे प्लेटफॉर्म्स या सारे एग्रीगेटर्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ONDC से आप सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक साथ सिंगल प्लेटफॉर्म पे खरीदारी कर पाओगे। ओके, यहाँ पे जो ONDC मॉडल है वो यूपीआई के ऊपर बेस्ड मॉडल पे बना है। ठीक है, क्योंकि यूपीआई मॉडल हमको पता है कि कितना सक्सेसफुल हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ रिटेल सेक्टर नहीं, होलसेल में, मोबिलिटी में, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, अर्बन सर्विसेज, इन सभी में ONDC जो मॉडल है उसको एक्सपांड किया जाएगा। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, एक आउटरीच कंडक्ट किया, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ये समझने के लिए कि स्मॉल सेलर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब यहाँ पे इनको पता चला कि यहाँ पे एक ह्यूज डिस्कनेक्ट है। ठीक है, ह्यूज डिस्कनेक्ट है बिटवीन ऑनलाइन डिमांड एंड एबिलिटी ऑफ द लोकल रिटेलर्स। आप भी देखते होंगे बहुत सारे आपके हर सिटी में कुछ ना कुछ मार्केट्स होते हैं, जैसे किसी सिटी में यहाँ पे मोबाइल का मार्केट होगा, किसी सिटी में इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट होगा, ठीक है, किसी सिटी में कोई गारमेंट्स का मार्केट होगा, टेक्सटाइल का मार्केट होगा। तो ये सब जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे जो लोकल रिटेलर्स हैं ये उतना तेज़ चल नहीं पाते ऑनलाइन डिमांड के हिसाब से, तो ये एबिलिटी इनमें कम है कि ये ऑनलाइन डिमांड के हिसाब से केटर कर पाए इन डिमांड्स को। इसीलिए इन सभी लोकल रिटेलर्स का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए, इनको एबल बनाने के लिए ये ONDC मॉडल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी एंटिटी रहेगी जो डे टू डे गाइडेंस देगी, इनको एडवाइजरी देगी कि किस तरह से आपको सामान बेचना है। ठीक है, और यहाँ पे जो
जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो लिंक्ड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से, कि जितनी एंटिटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी उसकी मैनेजमेंट भी उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सेल्फ सफिशिएंट फाइनेंशियल मॉडल पे चलेगी। ये जो ONDC पूरा नेटवर्क है ये खुद ही पैसा कमाएगा और खुद में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसको अलग से फंडिंग नहीं दी जाएगी, स्टार्टिंग में तो दी गई, लेकिन आगे चलते चलते ये धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस करेगा और उसी से पैसा कमाएगा। ठीक है, आज के टाइम पे 5 सिटीज में पायलट स्टेज पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन कौन सी सिटीज हैं? दिल्ली NCR, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग एंड कोयम्बटूर। ओके, यहाँ पे अभी तक ये 150 रिटेलर्स इससे जुड़ चुके हैं। ठीक है, आगे जाके कोशिश यही है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस नेटवर्क से लगभग 90 करोड़ यूजर्स जुड़े, लगभग 12 लाख सेलर्स जुड़े, और साथ में यहाँ पे 730 करोड़ एडिशनल परचेजेस हों, जिसके थ्रू यहाँ पे जो रिटेल परचेज है वो बढ़ेगी और जो ग्रॉस रिटेल मार्केट है उसका भी यहाँ पे शेयर बढ़ेगा। और जो ये ऑनलाइन परचेजिंग होती है आज की डेट में इसका शेयर सिर्फ 4.3% है। ये आगे जाके और ज़्यादा एक्सपांड हो बिकॉज ऑफ दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यही हम चाहते हैं, यही गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन नेटवर्क डेवलपमेंट, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस बढ़ाएगा, जैसे कैटलॉगिंग भी करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सब काम करेगा। और यहाँ पे सारे तरीके के बिजनेसेस आपको डिस्कवरेबल होंगे एक ही नेटवर्क पे। ठीक है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है, आई होप आपको समझ में आया है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड द IMF चैलेंज। तो पाकिस्तान की ये स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और लोग ये भी कह रहे हैं, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान धीरे धीरे श्रीलंका की राह पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, श्रीलंका का क्राइसिस आप सभी को पता होगा, मैंने आपको कई बार समझाया है। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर यहाँ पे आपको इसकी एक लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें श्रीलंकन क्राइसिस समझाया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रुपये की वैल्यू जो है गिरती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है गिरते जा रहे हैं, एनर्जी की बड़ी शॉर्टेज है, फ्यूल प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ऐसे में टेररिज्म का अलग नाटक इनके यहाँ चलता ही रहता है ना। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के कारण इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बिल्कुल रुक सी गई है, उल्टा ये इकोनॉमिक डिग्रेडेशन की राह पे है। और ऐसे में इनको अब ज़रूरत है पैसे की, मदद की। अब क्या IMF इनकी मदद करेगा या नहीं करेगा, इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पाकिस्तानी रुपी जो है धीरे धीरे गिर रहा है। क्यों पाकिस्तानी रुपी गिर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे रीजन हैं। एक तो पाकिस्तानी जो गुड्स हैं वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ USA ने भी अपनी जो फेडरल पॉलिसी है वो बदल दी है, जो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी उनकी है उन्होंने बदल दी है, हाइक कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट रेट। तो हमारे देश से ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या टिका। ठीक है, अच्छा अब देखो 2021 में 150 पाकिस्तानी रुपए का $1 बनता था। आज के टाइम पे 213 पाकिस्तानी रुपए का $1 बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये भी डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि खर्चा इतना है। पहली चीज़ तो ये देखो यहाँ पे इनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा ये हर चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, खुद कुछ नहीं बना पाते। दूसरी चीज़, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट हर बार आप देखोगे इतना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ की गवर्नमेंट हर बार इतनी वीक होती है कि इनको कभी इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि कोई बोल्ड स्टेप उठाया जाए। हर चीज़ में सिर्फ जनता को खुश करने के लिए, वोट बटोरने के लिए सब्सिडी दे देते हैं। अब इतनी सब्सिडी दोगे, इतना यहाँ पे खैरात बांटोगे, तो आपके पास पैसा बचेगा कहाँ? पहले ही आपके पास पैसा है नहीं, उसके बाद आप ये सब काम कर रहे हो, सब्सिडी वगैरह बांट रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वेलफेयर चाहते हो सिटीजन्स का, इसीलिए सो दैट आपको ज़्यादा वोट मिले। अब ऐसे में आपके पास हाथ में बचेगा क्या? पैसा नहीं बचेगा, रेवेन्यू बचेगा ही नहीं। अब रेवेन्यू नहीं बचेगा तो कर्जा मांगना पड़ेगा, खुद के पास फॉरेन रिजर्व है नहीं, अब कर्जा मांगो। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। उसके बाद अभी देखो फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो 2021 में इसके पास लगभग $17.2 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे। आज के टाइम पे इसके पास सिर्फ $8.9 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व बच गए हैं, आधे हो गए हैं लगभग। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का तो बहुत और भी कारण है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो नया बजट आया उसमें भी इन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर एक लेवी लगाया, टैक्स लगाया। ठीक है, ऑयल के प्राइजेस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस बढ़ाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मूडीज़ है, मूडी क्या है? मूडी एक
ये है क्रेडिट रेटिंग कंपनी, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ये बेसिकली क्या करती है, हर देश की इकोनॉमी को कुछ क्रेडिट रेट करती है, ठीक है, कुछ रैंक देती है, कुछ यहाँ पे ग्रेड्स देती है, जिसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस कंट्री में इन्वेस्ट करना एक सेफ बिजनेस है या नहीं है। तो मूडीज ने यहाँ की इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेगेटिव रेटिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट और जो है आईएमएफ से पैसा मांगना चाह रही है, लेकिन आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आईएमएफ क्या इनको देगा, मदद करेगा क्या, इनका जो अभी कर्जा है उसको बेल आउट करवाएगा। बेल आउट करवाना मतलब कि आप इनका जो कर्जा है उसको आप यहाँ पे माफ कर दो, यानी कि आप उनको इतने पैसे दे दो कि चलो तुम्हारा कर्जा चुक जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इमीडिएट जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो डिपेंड कर रहा है आईएमएफ के ऊपर, ठीक है। अभी तक बहुत बार इंटेंस डिस्कशन आईएमएफ के साथ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल चीज़ यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा सा रिलेशनशिप चलता है आईएमएफ के साथ। जैसे इमरान खान थे, ठीक है, इमरान खान ने यहाँ पे जो अपनी जनता है उसमें भी थोड़े से नेगेटिव से सेंटिमेंट्स फैलाए आईएमएफ को लेकर। इनफैक्ट आप देखोगे कि इमरान खान यहाँ पे सऊदी अरेबिया, अब देखो दो ही कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान की मदद करती हैं, एक तो सऊदी अरेबिया है और दूसरी है चाइना, ठीक है। ये दो कंट्रीज ही हैं जो पाकिस्तान की मदद करती है। अब आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब इमरान खान के देश में सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट आए थे, जो किंग थे वो आए थे, तो इमरान खान को बहुत यहाँ पे मजाक उड़ा था, एक मीम बहुत फेमस हुआ था जिसमें इमरान खान यहाँ पे जो सऊदी के किंग हैं उनके लिए गाड़ी चला रहे, तो ये बोला जा रहा था कि इमरान खान को ड्राइवर बनना बनना पड़ गया अपने देश के कर्जे के चक्कर में, ठीक है। तो इमरान खान के बारे में आप देखोगे तो ये दूसरे अपने फ्रेंडली नेशन से मदद लेना पसंद करते थे, लेकिन आईएमएफ से या किसी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना इनको पसंद नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी जो मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए इनके पता नहीं दिमाग में इतने नेगेटिव सेंटिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इमरान खान जो है वो अपने फ्रेंडली नेशन से उनके सामने इतना झुक जाना पसंद करेंगे, लेकिन आईएमएफ से पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे, ओके। इसके साथ सिर्फ इमरान खान ही नहीं, उसके बाद भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं आप सब में ये देखोगे, उससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन सब में आप यही देखोगे कि यहाँ पे ये सब जो एक तो इनका इशू ये है, सभी भी गवर्नमेंट जो आई हैं बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाती, ठीक है। जैसे हमारे देश में अभी जो 2 बार से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, दिस इज नोन फॉर टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन, ठीक है। उससे चाहे जनता खुश हो या जनता नाराज हो, बोल्ड डिसीजन लेने में हमारी गवर्नमेंट चूकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रही है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, और ये आज की बात नहीं, ये सालों से चला आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई है वो आईएमएफ के पास गई है कि आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है, आप हमको सपोर्ट प्रोवाइड करो, लेकिन आईएमएफ जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। अब ऐसा नहीं कि आईएमएफ सिर्फ पाकिस्तान के सामने ही कंडीशन रख रहा है, हर किसी के सामने कंडीशन रखता है। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो उसके सामने कंडीशन तो रखेगा ना। तो वैसे इंडिया के सामने भी कंडीशन रखी थी 1991 में। 1991 में हमारे सामने भी ये कुछ ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज आए, लेकिन उस टाइम पे हमारे सामने भी ये सब चीज़ें आई थी, लेकिन आईएमएफ से हमने मदद मांगी, आईएमएफ ने जो हमारे सामने कंडीशन रखी हमने उसको फुलफिल किया था। अब आईएमएफ वैसे ही कुछ चाह रही है पाकिस्तान से, कुछ रिफॉर्म्स करने की कंडीशन इन्होंने सामने रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहती है आईएमएफ, ठीक है। तो आईएमएफ चाहता है पाकिस्तान से कि एक तो इनका जो हाई इन्फ्लेशन है ये इसको एड्रेस करें, जो यहाँ पे डेफिसिट चल रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सबको एड्रेस किया जाए, और यहाँ पे जो भी वल्नरेबल लोग हैं जैसे माइनॉरिटीज हैं, विमेन हैं, इन सबको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिले। ये सब काम आप करोगे अगर, तो आईएमएफ आपको पैसा देगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि आप हर चीज़ में सब्सिडी दे देते हो, फ्यूल की सब्सिडी, पावर की सब्सिडी, ये दे देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये इशू है। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है कि आप अपने डेट को लेकर ट्रांसपेरेंट हो गए, आप छुपाओगे नहीं कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, आप उसको ट्रांसपेरेंटली हमको बताओगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमेशा की तरह चाइना, ठीक है। तो चाइना ने यहाँ पे सीपैक बनाया, सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसमें जो चाइना है इसने बहुत भर भर के पाकिस्तान को कर्जे में डुबा दिया है। अब यहाँ पे इनसे पैसे मांग रहा है, तो डेट में डूबा हुआ है पाकिस्तान। वही पूरी मूवी वही चल रही है श्रीलंका वाली, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडीज जो है ये देता जा रहा है। अब सब्सिडीज का आपको पता है गवर्नमेंट का एक टूल होता है, पॉपुलिस्ट टूल आप बोल सकते हो इसको, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक इनको मिले, ठीक है। अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये लोग नहीं करते हैं, पाकिस्तान वाले मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर मान लो नहीं करते हैं, तो आईएमएफ इनको बहुत कम चांसेस है कि सपोर्ट देगी, ठीक है। अच्छा, क्या पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म करेगा?
तो देखो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान के ही इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये सब्सिडीज वगैरह वाला इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसको एड्रेस नहीं करना चाहती, इन रिफॉर्म्स के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करना चाहती। क्यों नहीं एड्रेस करना चाहती? क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि इससे सिटीजन्स ना नाराज हो जाएं। अब जब भी आपको एक बोल्ड डिसीजन लेते हो, सिटीजन्स आर नॉट हैबिचुअल टू चेंजेस, ओके। तो अगर आप सिटीजन्स के सामने चेंज लेकर जाओगे तो कुछ दिन आपकी बड़ी बदनामी होगी, ठीक है, बड़ी बेइज्जती करेंगे आपकी। हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन आया था तो आपको याद है कि कितनी यहाँ पे हो हल्ला मच गया था, ठीक है। हमारे देश में तो बहुत बार ऐसा हुआ, जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन आया, सब बहुत सारी चीज़ आती, 370 आया था, 370 को हटा दिया। तो हर तरफ के जो सेक्शन है कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सेफ खेलना चाह रही है, और सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट आई है सब पॉपुलिस्ट रही हैं। सब लोग को चाहिए कि हम यहाँ पे जनता को खुश करके रहें, ठीक है। और यहाँ पे जो इवन लीडर्स भी है ना, लीडर्स को भी आप देखोगे, लीडर्स पूरी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इकोनॉमिक गवर्नेंस बहुत ढीली, बहुत वीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इंडिपेंडेंस ही नहीं है, एक्सपोर्ट गिरते जा रहे हैं, सब्सिडीज बढ़ती जा रही है। और ऐसे में इन सबके पास, लीडर्स के पास क्या चॉइस बच जाती है? चॉइस बच जाती है चाइना और सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब इन दोनों से ही मदद मांग सकते हैं और ये दोनों मदद करते भी हैं, ठीक है। अब देखो हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं पाकिस्तान की, चाइना और सऊदी अरेबिया, क्या ये बिना किसी कंडीशन के यहाँ पे मदद करेंगी पाकिस्तान की? तो देखो यहाँ पे मई 2022 में सऊदी अरेबिया ने $8 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान को, ठीक है। यहाँ पे इमरान खान ने लास्ट ईयर भी $3 बिलियन इनसे लिए थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है जब चाहे तब इनसे मनी वापस मांग सकता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान जैसे ही ऐसा कोई काम करेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, या ऐसा कुछ यहाँ पे वोटिंग करेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो कि सऊदी अरेबिया की मर्जी के खिलाफ होगा, वैसे ही सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की कॉलर पकड़ेगा और बोलेगा हमारे पैसे निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सऊदी सिर्फ इसीलिए इनको पैसे दे रहा है कि आप जो हम बोले वो करो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जैसा हम बोले आपको वैसा करना है, ठीक है। इसके अलावा चाइना का तो हम सभी को पता है, चाइना क्या करता है? एक्सपांड करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है दूसरे देशों में, उनको कर्जे में डुबा देता है, और फिर उनके जो कर्जे में डूब जाते हैं, इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ जाता है उसका फायदा उठाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जर क्वेश्चन ये है कि एक तो पहली चीज, ये जो आईएमएफ के पास गए हैं पैसा मांगने के लिए, मान लो अगर आईएमएफ पैसा दे भी देगा तो इस पैसे का क्या करेंगे? क्या अपने देश की हालत सुधारेंगे? उसके लिए इनको मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि चाइना का पैसा चुका दो, चाइना का कर्ज चुका दो, और जिसमें ज़्यादा चांसेस चाइना के कर्ज चुकाने की ही लग रही है। तो ये भी एक डाउट है आईएमएफ के पास कि क्या हमारे पैसे को ये कर्जा चुकाने में तो नहीं लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एफएटीएफ की मीटिंग हुई थी अभी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जिसमें पहले ये ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, ठीक है। ग्रे लिस्ट में क्यों था? क्योंकि ये माना जा रहा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कि जो टेररिज्म है इसको फंडिंग देता है, इसको सेफ हेवन्स देता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी है यहाँ पे प्रूव करने की कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट दिखाने की तो कोशिश करी कि नहीं ऐसा नहीं है। नाउ अभी एफएटीएफ ने बोला है कि चलो ठीक है, सोचते हैं समझते हैं, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर तुम्हें ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी एक ये भी इशू है जिसके कारण अभी तक भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे जा नहीं रहे, इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने से चूक रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने वाला है? तो देखो बहुत सारी सिचुएशन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में सेम है। रुपए का जो वैल्यू है गिर रहा है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए का, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन कर रहे हैं, आईएमएफ के साथ बहुत खट्टे रिलेशन है, डिफरेंट रिलेशन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ वैसा ही है ट्रिगरिंग सिचुएशन जैसे श्रीलंका में थी। लेकिन श्रीलंका में कुछ चीज़ें और अलग भी थी, ठीक है। श्रीलंका में पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था, पब्लिक एकदम रोड पे आ गई थी, अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में वैसे ही हैं जैसे श्रीलंका में है, लेकिन श्रीलंका में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी और पॉलिटिकल टर्मोइल भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे जो है कोएलिशन है, ठीक है। और उसके अलावा इसके मेन पार्टनर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। जो दो मेन पार्टीज हैं, पीएमएलएन और पीपीपी, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं जो बड़े रीजन हैं, दो बड़े प्रोविंसेस जो हैं पंजाब और सिंध यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान की जो एनर्जी और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सीरियस है, और यहाँ पे बोल्ड डिसीजंस चाहिए, वरना ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, समझ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इतनी ख़राब जितनी लास्ट 75 ईयर्स में नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड आईएमएफ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। ग्रुप वांट्स न्यू ऑर्डर्स ऑन मनरेगा वर्क्स रिवोक्ड।
तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, आसान भाषा में समझाती हूँ कि कैबिनेट ने क्या कहा है। अच्छा, कैबिनेट ने क्या कहा है, न्यूज़ क्या है, उससे पहले मनरेगा के बारे में बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता है उनको भी कुछ चीज़ें, नई चीज़ें पता चलेंगी। मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये, 2005 का एक्ट है। और बेसिकली इस एक्ट में क्या हुआ, राइट टू वर्क हर किसी को गारंटीड मिला, ठीक है। राइट टू वर्क एक फ्रीडम के फॉर्म में, एक राइट के फॉर्म में सभी को दिया गया। इसमें ये कहा गया कि रूरल एरियाज में हर हाउस होल्ड में से एक इंसान को हम 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे, अनस्किल्ड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे, सो दैट आपको यहाँ पे हर किसी को वर्क करने का अधिकार है, आपका सर्वाइवल हो सके, आपको यहाँ पे वर्क मिल सके, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। मनरेगा जो है राइट टू वर्क गारंटी करती है। लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो 100 दिनों के लिए कम से कम वेज एम्प्लॉयमेंट आपको देगी, और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारी जाए रूरल एरियाज की। तो यहाँ पे पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, 100 दिनों की रहेगी, और यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर से रिलेटेड होगी। इसके अलावा इसमें कोशिश की गई है कि सोशली इंक्लूड किया जाए हर किसी को। जो ड्यूरेबल असेट्स हैं, जैसे गांव में पॉन्ड बनाना है, वेल बनाना है, टॉयलेट बनाना है, रोड बनाना है, कैनल बनाना है, तो ये सब काम जो है मनरेगा के अंतर्गत ये लोग करेंगे जो मनरेगा में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अर्बन माइग्रेशन को रोकना है। अब देखो क्या होता है, रूरल एरियाज में क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सब लोग अर्बन एरियाज की तरफ डाइवर्ट होते हैं। अब इस माइग्रेशन को अगर रोकना है, अर्बन एरियाज के ऊपर जो बढ़ता जो बर्डन है उसको रोकना है, तो माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा। माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए मनरेगा स्कीम लाई गई है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके माइग्रेशन रोकने की कोशिश है। दूसरा, फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द अनटैप्ड रूरल लेबर, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक तो अगर आपको बेनिफिट लेना है मनरेगा का तो आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा, आपको 18 ईयर्स की एज अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, 18 ईयर्स के बाद ही आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तीसरा, रूरल एरिया का आपको हाउस होल्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि रूरल एरियाज में आपका घर होना चाहिए, आपका यहाँ पे फैमिली होनी चाहिए। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बीपीएल हो, यानी कि बिलो पावर्टी लाइन हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर हाउस होल्ड को, हर फैमिली को यहाँ पे दिया जाएगा एक जॉब, ठीक है, एक पर्सन को जॉब दिया जाएगा। और इसमें अनस्किल्ड लेबर का काम आप करने के लिए तैयार हो तो आप आ सकते हो। दूसरी चीज़ की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको कोऑर्डिनेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। 15 डेज पहले आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी अपनी एप्लीकेशन, 15 डेज के बाद आपको जॉब मिलेगी। मान लो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एक भत्ता मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सोशल ऑडिट होगी। ये सोशल ऑडिट बेसिकली एनजीओज और जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं वो करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का मनरेगा स्कीम चल रही है, कोई करप्शन, कोई लीकेज, कोई धांधली तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें यहाँ पे पता करेंगे। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करेंगे कि मनरेगा के अंदर क्या क्या काम होगा, क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी मनरेगा के अंदर, ये सब चीज़ें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत डिसाइड करेंगी। ओके, अब आते हैं वापस हम आर्टिकल के ऊपर। तो देखो इशू क्या है, इशू ये है कि कैबिनेट अभी कुछ नए रूल्स लेकर आई थी रिगार्डिंग मनरेगा। मनरेगा में पहले क्या होता था कि मैनुअल अटेंडेंस लगती थी। कैसे अटेंडेंस लगती थी, ये रजिस्टर होता था स्कूल में जैसी लगती थी ना, ये आपके नाम है, आपको यहाँ पे साइन करके या अंगूठा लगा के जाना है, ठीक है। कैबिनेट ने बोला नहीं, इसके कारण ना लीकेज बहुत हो रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है कि किसने एक्चुअल में काम किया है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पे जो भत्ता है, जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है या जो वेजेस हैं, वो हो सकता है कि यहाँ पे किसी के जेब में जा रहे हो, ऑफिशियल्स के जेब में जा रहे हो, करप्शन हो रहा हो, तो हमको कैसे पता, ठीक है। आप तो किसी का भी अंगूठा लगवा लो, कुछ भी साइन करवा लो, हमको कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे कैबिनेट ने क्या किया, हर किसी को बोल दिया हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू अपनी अटेंडेंस लगाओगे, ठीक है, मोबाइल के थ्रू अटेंडेंस लगाओगे। और दूसरा यहाँ पे इशू ये था कि यहाँ पे जो मोबाइल के थ्रू अटेंडेंस लगाओगे ये इंटरफेस भी इंग्लिश में है, ठीक है। अब इसको लेकर जो ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो पहली चीज़ कि यहाँ पे हर किसी के पास मोबाइल होता नहीं है, रूरल एरिया है, रूरल एरिया में मोस्टली बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं मनरेगा में, इनके पास मोबाइल होता नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हो मोबाइल में अटेंडेंस लगाओ, जिसके पास नहीं है मोबाइल वो क्या करे। दूसरी चीज़, यहाँ पे विमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलता है मनरेगा से, ठीक है, क्योंकि विमेन जो है उनके पास ज़्यादा एजुकेशन होता नहीं है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए रूरल एरियाज में, तो मनरेगा को चूज़ करती हैं वो। अब इनको वुमेन को मोबाइल मिलता नहीं है, आप सभी को पता है। जो ट्रेडिशनल से रूरल एरियाज के अगर पेट्रियार्कल एरा के आप लोगों को देखोगे तो आप उनको देखोगे कि मोबाइल जो है लास्ट में, लास्ट चांस मिलता है, जो लास्ट में अगर मौका मिला तो विमेन को मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। तो विमेन कहाँ से यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने इंग्लिश में सारा इंटरफेस रखा हुआ है। अब जो आपने इंटरफेस पूरा इंग्लिश में रखा हुआ है, यहाँ पे लोग, जनता इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी है,
तो आप इसको सिर्फ इंग्लिश में इंटरफेस रखोगे तो काम कैसा चलेगा। चौथी चीज़ ये भी बोली गई है कि इस जो मोबाइल का जो ये अटेंडेंस वाला इंटरफेस है, इसमें आपको 2 बार, दिन में 2 बार अपनी पिक्चर पोस्ट करनी है रिगार्डिंग दैट मनरेगा वर्क। तो आप मनरेगा में काम करते हुए आपकी 2 पिक्चर उस दिन की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू ये भी है कि जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, बड़े ही ट्रेडिशनल से, बड़े ही थोड़ी सी आउटडेटेड उनकी सोच इस मामले में रहती है। कैसे, मैं बता रही हूँ, इसका मतलब समझना। इसमें देखो ये बोलते हैं, ये जो लोग हैं उनकी शिकायत ये है कि हम अपनी विमेन की पिक्चर्स जो है आपको क्यों पोस्ट करने दें किसी ऐप पे। तो ये भी एक इनका कंसर्न है, ठीक है। अब आप इसको कुछ भी बोल लो, आउटडेटेड सोच बोल लो या इनका कंसर्न बोल लो, जैसा भी है, लेकिन ये है, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स के कारण इन्होंने बोला है कि नहीं, हम यहाँ पे जो कैबिनेट का डिसीजन है इसको वापस लेना चाहिए और पुराने मेथड पे लाना चाहिए वापस से अटेंडेंस वर्क को, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं। इंडिया रीओपन एम्बेसी इन काबुल। तो देखो, अफगानिस्तान अफगानिस्तान हमारा बहुत ही पक्का दोस्त बन रहा था जब तक तालिबान नहीं आया था। तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में 20 साल यूएस जो था वो रहा, तालिबान से लड़ता रहा। अंत में यहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों को धोखा देकर यूएस भाग गया, ठीक है। यूएस ने बोला कि तालिबान के साथ हम एक डील साइन कर लेते हैं, तालिबान आपको कुछ नहीं करेगा, यहाँ की गवर्नमेंट भाग गई, यूएस भी भाग गया। तो कुल मिला के लोग जो थे वो तालिबान के अंडर आ गए। अब इतना खौफ, इतना यहाँ पे खौफ बना हुआ था तालिबान का कि सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। हमारे भी डिप्लोमेट्स को हमने वापस बुला लिया। एक ऑपरेशन हमने करवाया था, देवी शक्ति ऑपरेशन, ठीक है। देवी शक्ति ऑपरेशन के अंदर हमने यहाँ पे जितने भी हमारे जो लोग फंसे हुए थे इंडिया के अफगानिस्तान में, उनको हमने वापस रेस्क्यू कर लिया, इंडिया ले आया। एम्बेसी भी बंद कर दी क्योंकि तालिबान को तो हम रिकॉग्नाइज करते नहीं, और तालिबानों का क्या भरोसा भाई, हमारे डिप्लोमेट्स को निपटा दे तो हमने एम्बेसी भी बंद कर दी। उसके बाद से तालिबान कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है इंडिया को मनाने की कि आप अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोल लो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गवर्नमेंट चलाने आए, हम यहाँ पे आपके ऊपर गोलियां चलाने नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने अब क्या किया है, अभी देखो इंडिया का थोड़ा सा डेवलपमेंट मैं समझाती हूँ। पहले इंडिया ने अपने यहाँ पे एक डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप को भेजा ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमेट्स को भेजा ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए, ये क्लियर किया कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तालिबान को। दूसरा फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बीजेपी का, वो आप सभी को पता होगा, पॉलिटिशियंस ने कुछ गलत बयान दे दिया था प्रोफेट मोहम्मद को लेकर। तो यहाँ पे तालिबान जो था, तालिबान का यहाँ पे रूल है अफगानिस्तान में, लेकिन यहाँ पे दूसरे भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ISKP एक टेररिस्ट ग्रुप है, अलकायदा है। तो इन्होंने क्या किया, एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर दिया। इस गुरुद्वारे में 2 लोगों की जान भी चली गई। इसके चक्कर में जल्दी जल्दी में इंडिया को लगभग 111 इमरजेंसी वीज़ाज जो है ये अप्रूव करने पड़े, सो दैट यहाँ माइनॉरिटी को बचाया जा सके, इंडिया बुलाया जा सके। इसके बाद अब इंडिया ने बोला है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको भी तालिबान के साथ यहाँ पर डायलॉग तो चालू रखना पड़ेगा, वरना चाइना और पाकिस्तान जो है ये इसको अपनी साइड खींच लेंगी। अभी तक क्या था, जब तक तालिबान नहीं आया था तब तक इंडिया काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुका है। आप देखोगे दिलाराम जरांज एक हाईवे है यहाँ पे, जिसको गार्लैंड हाईवे भी बोला जाता है। दिलाराम जरांज रोड इन्होंने बनवाया है, इंडिया ने बनवाया। यहाँ की पार्लियामेंट इंडिया ने वापस से रेनोवेट करी थी। यहाँ के कई सारे डैम, सलमा डैम यहाँ का बनवाया था इंडिया ने। अब ऐसे में अगर इंडिया इन सभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर इस अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़ देती है अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे, तो ये तो बड़ा लॉस का डील हुआ ना। तो यहाँ पे इंडिया ने बोला कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम तालिबान के साथ डायलॉग नहीं शुरू करते हैं, तो फिर चाइना और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएंगे, और ये तो क्या है, चट्टे बट्टे बन जाते हैं जिसके साथ जाते हैं। तो चाइना जो है वो यहाँ पे इनके साथ डायलॉग शुरू कर चुका है। पाकिस्तान तो इनका दोस्त ही, क्योंकि तालिबान तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, तो पाकिस्तान इनका दोस्त ही है। तो ऐसे में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान में कम हो जाएगी। इसीलिए इंडिया ने अब तालिबान के साथ डायलॉग करना शुरू किया है। अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन डायलॉग करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया ने अपनी एक टेक्निकल टीम भी भेजी है काबुल में एम्बेसी को यहाँ पे रीओपन करने के लिए। और इंडिया ने यहाँ पे जो अर्थक्वेक, अभी देखो कल परसों ही एक अर्थक्वेक आया था, यहाँ पे 1000 लोगों की जान चली गई अफगानिस्तान में। देखो पहले ही कोई परेशान, उसके ऊपर तालिबान परेशान कर रहे, उसके बाद भगवान भी नहीं तरस खा रहे, 1000 लोगों की जान चली गई अर्थक्वेक के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक के बाद इंडिया ने अपना एड भी भेजा है यहाँ पे। उसके अलावा एम्बेसी जो है लगभग 10 महीने के बाद अब खुल रही है। और इसके आगे देखो देखना ये होगा कि इंडिया रिकॉग्नाइज हम जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं करते तालिबान को। अभी तक जो है 15 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी एम्बेसीज खोल ली है वापस से अफगानिस्तान में, तालिबान रिजाइम के अंडर ही। रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर, सऊदी, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है। अब ये जो एम्बेसी हम खोल रहे हैं यहाँ पे तालिबान रिजाइम में, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमको टेररिस्ट ग्रुप्स का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है,
और यहाँ पे माइग्रेशन जो है इसको देखना है, और जो ड्रग ट्रेड हो रहा है इसको भी एड्रेस करना है, ड्रग ट्रेड को रोकना है, अफगानिस्तान से होने वाले ड्रग ट्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल था। आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। अ टर्निंग पॉइंट फॉर यूक्रेन एंड इट्स वुमेन्स राइट। तो देखो, आसान सी भाषा में शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये पूरा आर्टिकल क्या है, बिल्कुल सार इसका समझ लो। ठीक है, वो पूरा आर्टिकल पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है। देखो अभी क्या हुआ है यूक्रेन में, आप सभी को पता है कि यूक्रेन में रशिया ने अटैक कर दिया है। रशिया जो है, यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अब देखो, हम जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की सिचुएशन होती है कि यहाँ पे बमबारी हो गई, यहाँ पे इतने लोग मर गए, ये सिटी पे कब्जा हो गया। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन वॉर की हमेशा बहुत ही इनह्यूमैनिटेरियन होती है, बहुत ही ख़राब होती है। यहाँ पे पता चला, यहाँ पे एक रिपोर्ट सामने आई थी, जब यहाँ पे रशिया ने अटैक किया, रशियन आर्मी ने अटैक किया यूक्रेन पे। यहाँ पे एक सिटी है बूचा, यहाँ पे लगभग 20 वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया यहाँ की फोर्सेस ने, रशिया की फोर्सेस ने सेक्सुअली हरास किया इनको, जिनमें से 20 में से 9 वुमेन गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो लड़कियां हैं, वुमेन जो यहाँ पे रह गई हैं, उनके साथ बहुत ही कैजुअल चीज़ हो गई, रेप्स वगैरह होना। ठीक है, डोमेस्टिक जो वायलेंस है, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ये होना। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ ऐसा है कि ये चीज़ भले ही छुपी रहती है, लेकिन हर वॉर में ये चीज़ होती है। हर वॉर में सबसे आसान शिकार जो होता है वो विमेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आज भी हो रही है। अब ऐसे में यहाँ पे विमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक कन्वेंशन साइन किया अभी रिसेंटली 20 जून को। ये जो कन्वेंशन है इसका नाम है इस्तांबुल कन्वेंशन। ठीक है, इस इस्तांबुल कन्वेंशन को लेकर आया था कौन, यहाँ पे यूरोप जो है, यूरोपियन काउंसिल जो है, यूरोपियन कन्वेंशन है, तो यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल इसको लेकर आई थी। बेसिकली यहाँ पे प्रिवेंट करना है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को। तो इस्तांबुल कन्वेंशन को यहाँ पे रेटिफाई कर दिया, पहले साइन जरूर कर चुका है यूक्रेन यहाँ पे इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के लिए, कन्वेंशन के लिए, लेकिन रेटिफाई अब किया है। अब लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे गवर्नमेंट की तरफ से पूरे यूक्रेन में। ठीक है, जहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो रेटिफिकेशन हुआ है ये एकदम सही समय पे आया है, क्योंकि आज की डेट में जो विमेन यूक्रेन में है उनकी हालत बहुत ही खराब है। उनके अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, एंड दैट इज अगेंस्ट द शेयर डिग्निटी ऑफ दीज वुमेन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है ये साइन तो यूक्रेन ने 2011 में ही कर लिया था, लेकिन अभी रेटिफाई किया है। अभी तक गवर्नमेंट जो है वो टाल रही थी या साइन नहीं कर रही थी या फेल हो जा रहा था साइन का जो प्रोसीजर है, लेकिन अब जो है, अब यहाँ पे साइन हो गया है। और यहाँ पे मेनली ये सब किया गया है रशिया की प्रेजेंस को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि रशिया के कारण जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सर्वाइवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो अब्यूज़ का लेवल है बहुत ज़्यादा लेवल है। ठीक है, इसके अलावा देखो डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह की इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का, इस्तांबुल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक तो ये चीज़ तो हुई कि चलो विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, विमेन को यहाँ पे राइट्स दिलाने के लिए ये किया गया है। दूसरा ये कि आपको मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि ईयू में भी शामिल होना चाहता है, यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होना चाहता है यूक्रेन, और यूरोपियन यूनियन ने इसको अपनी कैंडिडेट स्टेटस दे दिया है। कैंडिडेट स्टेटस का मतलब क्या है कि पहला स्टेप पास कर लिया, कैंडिडेट स्टेटस देने वाला है, सॉरी पास करने वाला है ये पहला स्टेप ये यूक्रेन। ठीक है, अभी तक दिया नहीं है, तो इसके लिए भी यूरोपियन यूनियन में शामिल होना भी यूक्रेन के लिए ईजी हो जाएगा अगर इस्तांबुल कन्वेंशन जो है प्रॉपर्ली रेटिफाई हो जाता है तो। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ यहाँ पे कंडीशन है, जैसे कि डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में होनी चाहिए, वुमेन्स के लिए राइट्स होने चाहिए। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये ईयू मांगता है हर कंट्री से जो इसमें शामिल होना चाहती है, और यूक्रेन ने इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन करके रेटिफाई करके ये प्रूव कर दिया है कि हाँ हम इसी रास्ते पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब ये इसका कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये जुगाड़ेंगे यूक्रेन वाले, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस्तांबुल कन्वेंशन अगर क्वेश्चन आता है कि इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस्तांबुल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कॉम्बैट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था, दैट वाज ऑल। और देखो कल के स्टार्स ऑफ द डे, ठीक है, कल के परसों के 2-3 दिनों के जो हम स्टार्स ऑफ द डे यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रहे थे, उन सभी के नाम यहाँ पे है। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ पूरे सेशन के दौरान, उसके आंसर्स आपको कमेंट करने होते हैं
ठीक है, कहाँ पे? हमारे कमेंट सेक्शन में। और लास्ट 2 से 3 दिनों में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसके आंसर्स मुझे जिन लोगों ने दिए हैं उन सभी के नाम हैं यहाँ पे। यू गाइस आर डूइंग इट वेरी वेल। आप लोगों का जो जुनून है अपने एग्जाम को लेकर, अपने गोल को लेकर, वो बहुत ही अच्छा है। इसको मेंटेन करके रखो। ओके, अच्छा, आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आज का ये है कि हमारे 101 से लेके 104 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 101st, 102nd, 103rd एंड 104th। तो ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात पूछ रही हूँ मैं कि 101 से लेके 104 तक के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे देश में हुए हैं, ये आप मुझे बताओगे इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, जो क्वेश्चन पूछा है कॉमेंट ज़रूर करना, एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।